अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट हो गया। आयरलैंड ने इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 157 रन स्कोर किए थे और इंग्लैंड की टीम इब्तदा से ही मुश्किल में थी। बार बार वक्फे से उनकी विकेटें गिर रही थी, जिसकी वजह से वो हदफ तक ना पहुंच सके। 14.3 ओवर्स में उन्होंने 105 रन स्कोर किए थे और बारिश हो गई, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू ना हो सका और 5 रन पीछे थी इंग्लैंड की टीम, उसे शिकस्त हो गई। 2011 में बेंगलोर के मैदान पर आयरलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और उसी की याद 11 साल बाद एक मरतबा फिर ताज़ा हुई है। वर्ल्ड कप में एक मरतबा फिर आयरलैंड के हाथों इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अब सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड के लिए भी राह जो है वो मुश्किल होगी, क्योंकि अगली जो टीमें हैं वो काफ़ी सख्त हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी जिस तरह पहले मैच में शिकस्त हुई थी, तो अब उनके लिए भी मुश्किल होगी। तो जिस टीम को छोटी टीमों से शिकस्त हो रही है, तो ज़ाहिर है फिर बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किलात ज़रूर होंगी और सेमीफाइनल की राह कठिन होती जाएगी। तो इंग्लैंड के लिए भी अब सफ़र जो है आसान नहीं रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कमर अहमद साहब, जो कि 9 वर्ल्ड कप कर चुके हैं दुनिया भर में और ख़ासा तजर्बा रखते हैं क्रिकेट को कवर करने का। आयरलैंड इंग्लैंड दोनों को बहुत कवर किया है इन्होंने। उनसे बात करते हैं। कमर साहब, एक और अपसेट आयरलैंड 2011 में आपको याद होगा बेंगलोर के मैदान पर जीती थी इंग्लैंड से। एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने 5 रन से इंग्लैंड को हराया है। कैसा देखते हैं इसको? देखिए, लिमिटेड ओवर गेम में तो अपसेट्स तो होते रहते हैं। यानी आईसीसी के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी बहुत सारे अपसेट हुए। जैसे आयरलैंड ने पाकिस्तान को मार दिया 2007 में और बाहर कर दिया उसको, पाकिस्तान को। लेकिन ये T20 का गेम है। जाहिर है कि ये जितने भी लिमिटेड ओवर गेम्स होते हैं, खासकर ये टेस्ट मैच भी, कि अगर इसमें रेन इंटरप्टेड मैच हो तो फिर ये डकवर्थ लुइस सिस्टम जो है टारगेट सेट करने का, ये फिर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है बनस्बत इसके कि किसने अच्छा खेला किसने बुरा खेला। तो ऑब्वियसली ये कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। आपको याद है कि 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बच गया था इंग्लैंड से एडिलेड के उसमें वर्ल्ड कप के मैच में, कि 76 पे पाकिस्तान टीम आउट हो गई। 15 रन पे 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के आउट हो गए। जब बारिश हो गई पाकिस्तान बच गया, एक पॉइंट मिल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को आखिर में आगे बढ़ने की काफ़ी मदद मिली और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन ये अपसेट जो है ये रेन इंटरप्टेड मैचेस में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये अभी हमने देखा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का जो मैच था परसों गालिबन जो था, उसमें 3 ओवर में 51 रन थे, 64 रन उनको बनाने थे साउथ अफ्रीका को। बारिश हुई, एक पॉइंट दे दिया गया। फिर आज भी अगर हम देखें तो तकरीबन 33 गेंदों पर इंग्लैंड को 52-53 रन चाहिए थे। इतना मुश्किल नहीं होता T20 क्रिकेट में, खास तौर पे डेथ ओवर्स के अंदर। तो कभी कभी ये जो डकवर्थ लुइस सिस्टम है ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है टीमों के ऊपर। जो टीम जीत रही होती है उसको भी नुकसान हो जाता है। इसको कैसा देखते हैं आप? क्या ये ठीक बिल्कुल बना हुआ है डकवर्थ लुइस मेथड? आई एम नॉट कन्विंस्ड, इसलिए कि जो पहला रेन का सिस्टम था वो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और कमेंटेटर रिची बेनो ने बनाया था, जो कंप्लीट फेलियर हो गया, जिसकी वजह से ये डकवर्थ और लुइस सिस्टम, लोग समझते हैं कि लुइस इंग्लैंड का कप्तान था। नहीं, ये डकवर्थ और लुइस प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के। तो इन दोनों ने ये सिस्टम बनाया टारगेट का रेन अफेक्टेड मैचेस के अंदर। मैं दोनों से मिला हूँ इंग्लैंड में, लेकिन आज तक इवन जर्नलिस्टों को भी यही मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्टों को जो कि मैथमेटिकल माइंडेड नहीं होते हैं, उनको आज तक नहीं पता पड़ा कि ये टारगेट किस तरह सेट होता है। हम जब मैच में बैठते हैं, इस तरह के मैच में, वनडे में या कहीं भी लिमिटेड में, तो हमको समझाने के लिए, जर्नलिस्टों को समझाने के लिए, जो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है खासकर, वो टारगेट सेटिंग का डकवर्थ लुइस का सिस्टम लाके हमारे सामने रख देता है, ताकि हमें तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो कि ये किस तरह से टारगेट सेट किया गया है। तो हम उसको देख के फिर रिपोर्टिंग करते हैं। आज तक मुझे तो समझ नहीं आया ये टारगेट डकवर्थ लुइस का, टू टेल यू द ट्रूथ। और मैंने 740 वनडे कवर किए, 9 वर्ल्ड कप कवर किए। डकवर्थ लुइस सिस्टम आज तक मैं खुद भी समझ सकता हूँ, इसलिए कि मैंने तो मैट्रिक पास किया तो उस वक्त अरिथमेटिक नहीं थी, अलजेब्रा ज्योमेट्री थी, तो मैं तो बिल्कुल पैदल हूँ मैथमेटिक्स। जब आप 9 वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं, 740 वनडे कवर कर चुके हैं, मुतअद्दिद टेस्ट मैच कवर कर चुके हैं, आपको एक सिस्टम समझ नहीं आ रहा। एक जो आम आदमी है या जो फ़ैन है, वो जब ये देखता है कि मेरी टीम 51 पर 3 आउट है और मुझे 64 रन बनाने हैं, पूरी 10 विकेटें बाकी है और उसको एक पॉइंट दे दिया गया, तो ये मतलब कॉमन सेंस, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर ये
क्लियर हो और फैंस को भी समझ आए, क्रिकेटर्स को भी समझ आए। बाज़ औक़ात कप्तान भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर नाराज़गी का इजहार करते हैं, लगता है कि उनको भी मुकम्मल तौर पे ये समझ नहीं आता। तो चीज़ ऐसी आईसीसी की तरफ से हो कि जो प्लेयर्स को भी समझ आए आसानी से, फैंस को भी समझ आए, कन्फ्यूजन ना हो कोई। बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, जैसे कि लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा ख़राब सिस्टम की वजह से, बिल्कुल कंफ्यूजिंग सिस्टम कि न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था, जितवा दिया इंग्लैंड को। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि लॉस जो एमसीसी बनाती है वो आईसीसी को फॉरवर्ड करती है, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन काउंटी क्रिकेट करती है, दुनिया की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट करती है, दुनिया की टीमें करती हैं, लेकिन मुख्तलिफ सिचुएशंस में लॉज भी चेंज होते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह डिफरेंट तरह से क्रिकेट चेंज हो गई है, दुनिया की चीज़ चेंज हो गई। आप देखें कि कभी सियाफाम आदमी अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं हुआ, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। अब आप देखें कि एक अफ्रीकन एशियन बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जो कोई लोग सोच भी नहीं सकते थे, मैं कभी नहीं सोच सकता था। तो इसी तरह क्रिकेट भी इवॉल्व हुई है एक तरह से, और डिफरेंट पीरियड्स के अंदर ये चेंज होती रही है। तो ये हो सकता है कि डकवर्थ लुईस सिस्टम भी किसी और के थ्रू नया सिस्टम आ जाए जो लोगों के समझ में आए प्रॉपरली। बिल्कुल, और आयरलैंड ने शिकस्त दी है इंग्लैंड को, और उस पर हम बात कर रहे हैं। आज जो दूसरा मैच है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान है, वो भी इस ग्राउंड पर शेड्यूल है, जो कि बारिश से मुतासर हो सकता है। कल पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे के मद्दे मुकाबिल होगा। आज पाकिस्तान ने पर्थ के मैदान पर मुसलसल दूसरे रोज़ जो है वो प्रैक्टिस की, और कहा यह जा रहा है कि शायद प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की जाएगी। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो कल शाम 4 बजे जो मैच शेड्यूल है, पाकिस्तान ने आज वहाँ पर पर्थ में तवील बैटिंग बॉलिंग सेशन किया। कहा यह जा रहा है कि आसिफ या हैदर अली की जगह शायद मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए कामयाबी बड़ा ज़रूरी थी, क्योंकि पहले मैच में उनको शिकस्त हुई थी न्यूजीलैंड के हाथों, और बड़ी शिकस्त थी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे रन रेट के साथ जो है ये मैच जीतने की कोशिश की, जिसमें कामयाब भी हुए। मार्कस स्टोइनिस ने ज़बरदस्त जो है बैटिंग का मुजाहरा किया। फास्टेस्ट निफ सेंचुरी स्कोर की ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। कमर अहमद साहब मौजूद हैं। कमर अहमद साहब, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, ये तमाम एक ही ग्रुप्स में हैं। दो टीमें इसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का अगर हम ग्रुप देखें थोड़ा निस्बतन इनसे आसान है। आप क्या समझते हैं कौन सी दो टीमें हैं जो निकलने में कामयाब होगी? ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच जीत गया, इंग्लैंड हार गया एक मैच जीतने के बाद, न्यूजीलैंड एक मैच जीता हुआ है। तो लगता है यही कि इन तीनों में से कोई दो टीमें होंगी। आई हैव ए फीलिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कुड बी देयर एट द टॉप। नहीं, इंग्लैंड ने, लेकिन इंग्लैंड की टीम आपने देखा कि कितना अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। अभी हमें होम कंडीशन में उनकी जो मेन प्लेयर्स थे उनके बगैर वो जीत के चले गए। आयरलैंड से ज़रूर उनको शिकस्त हुई, लेकिन आप रूल आउट नहीं कर सकते इंग्लैंड की टीम को भी। बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। दे हैव अ गुड टीम, लाइक न्यूजीलैंड हैज़ अ गुड टीम। ऑस्ट्रेलिया का अपना होम ग्राउंड है, दे आर वेरी गुड ऑलराउंड टीम। तो मेरी जो प्रेफरेंस है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो आगे जा सकती है, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। तो बिल्कुल, और मैचेस पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम भी पर्थ स्टेडियम पहुंच चुकी है, वहां पर तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। आज इफ्तिखार अहमद ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और पाकिस्तान टीम में कहा यह जा रहा है कि शायद एक तक की जाएगी, हैदर अली या आसिफ अली को ड्रॉप करके मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया जा सकता है। तो वर्ल्ड कप में दूसरा मैच होगा ये पाकिस्तान का भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद। कमर साहब, जिम्बाब्वे की टीम को भी अगर हम देखें T20 क्रिकेट में, हालांकि हम लोग 16 मैचेस जीते हुए हैं, 17 में से एक में ही शिकस्त हुई है, लेकिन रिसेंटली हुई है वो। तो समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज की तरह दूसरा अपसेट हो जाए, या फिर पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी? पाकिस्तान की जो टीम है वो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट, उनकी बैटिंग बॉलिंग सब है। जैसा आपने भारत के ख़िलाफ़ भी देख लिया कि रिजवान और बाबर आजम फेल हो गए, बीच में उस्मान मसूद ने इनिंग बचाने के लिए खेलते रहे, फिर इफ्तिखार 50 इनिंग खेलते हैं, एक में स्कोर करते हैं, उन्होंने 50 बना लिए। तो इस कदर की जिसमें स्पाइनलेस बैटिंग हो कि दो आपके बड़े बैट्समैन फेल हो जाए, उसके बाद आप इनिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकें, और फिर क्रंच मोमेंट्स के अंदर आपके बॉलर फुल टॉसेस फेंकने लगे और ब्लेम करें अंपायर को। ठीक है, अंपायरिंग ख़राब हुई, लेकिन लुक एट योर सेल्फ एज वेल कि योर परफॉर्मेंस वॉज वेरी पुअर। तो अब क्या सजेशन देंगे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ, वैसे तो आप मतलब किसी भी टीम को हल्का तो नहीं ले सकते, लेकिन निस्बतन एक आसान हरीफ है जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद नीदरलैंड है। समझते हैं कि पाकिस्तान टीम ये दोनों मैचेस जीत के सेमीफाइनल की जो राह है उसको हमवार रखेगी? नेवर अंडर एस्टिमेट योर अपोजिशन।
किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर अपने मुखालिफ को कभी अंडर एस्टिमेट न करें खास तौर पे T20 और फॉर्मेट। ख़ुद को ओवर कॉन्फिडेंस अपने में न कर लें कि जी हमने हर टीम को मार देना है। ऐसा नहीं होता। जैसा अभी आपने देखा आज क्या हुआ कि आयरलैंड इंग्लैंड से मैच जीत गई, ठीक है ना। तो इस वेस्ट इंडीज़ कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई, एक ज़माने की वर्ल्ड चैम्पियन टीम अब बिल्कुल बेकार फॉर्म में है, खिलाड़ी भी इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान शुड प्ले एट द फुल स्ट्रेंथ, ट्राई टू परफॉर्म बेटर दैन दे आर डूइंग एट द मोमेंट, और जिम्बाब्वे से उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर जिम्बाब्वे अपसेट कर देती है और बारिश हो जाती है, फर्ज कीजिए डकवर्थ लुईस सिस्टम बीच में आ जाता है, तो इट विल बी वेरी बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल कमर अहमद साहब बात कर रहे हैं, और वेस्ट इंडीज़ का आपने जिक्र किया तो वेस्ट इंडीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिकेट कवर की है।